आपने कभी सोचा है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में कितनी महिलाओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था? जब भी हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे सामने महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान सेनानियों के नाम सामने आते हैं। लेकिन क्या आपको रानी लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू के अलावा उन महिलाओं के नाम याद हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था? शायद नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाओं का योगदान कम था। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं ने आंदोलन किए हैं, जेल गई हैं, हथियार उठाए हैं और जरूरत पड़ने पर अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं। आज जानते हैं ऐसी ही कुछ अनसुनी वीरांगनाओं की कहानी को। हमारी कहानी शुरू होती है कर्नाटका के कित्तूर की रानी चेन्नम्मा से। अंग्रेजों की नीतियों के कारण कित्तूर का राज्य भी उनके निशानों पर था। अंग्रेज ऐसी व्यवस्था के जरिए भारत राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे जिनके पास अपना खुद का उत्तराधिकारी नहीं था। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने छोटे से राज्य के लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी संघर्ष में अंग्रेजों के कई सैनिक और अधिकारी मारे गए। इसके बाद अंग्रेजों ने बड़ी सेना के साथ कित्तूर पर हमला किया। शुरुआत में रानी चेन्नम्मा की सेना ने अंग्रेजों से कड़ी टक्कर ली, लेकिन अंग्रेजों ने छल का सहारा लिया और उन्होंने किले में मौजूद बारूद को नष्ट कर दिया, जिससे रानी की सेना की शक्ति कमजोर हो गई। आखिरकार रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। उन्हें वर्षों तक जेल में रखा गया और वहां उनका निधन हो गया। ये युद्ध जीत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि अंग्रेजों के सामने एक महिला भी पूरी ताकत से खड़ी हो सकती है। अब चलते हैं बंगाल की तरफ, जहां हमें मिलती हैं मातंगिनी हाजरा। बंगाल समाज में उन्हें प्यार से गांधी बुढ़िया कहा जाता था। वे महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थीं और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुई। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इसके कारण उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। जेल से बाहर आने के बाद भी उनका संघर्ष रुका नहीं। उन्होंने दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया और फिर गिरफ्तार कर ली गई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे मेदिनीपुर के आंदोलन में शामिल हुई थी। 29 सितंबर 1942 को वे कामलूक पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन कर रही थी। तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। अपने अंतिम समय तक वे वंदे मातरम का उद्घोष करती रहीं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देशभक्ति की एक अमर कहानी लिखी और मिसाल भी बनी। अब कहानी है असम की बेटी कनकलता बरुआ की, जिन्हें वीर बाला के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने महिलाओं के एक स्वयंसेवी दल का नेतृत्व भी किया। उनका लक्ष्य था अंग्रेजों के नियंत्रण वाले गोहपुर पुलिस स्टेशन पर भारतीय तिरंगा फहराना। वे महिलाओं के साथ पुलिस स्टेशन की ओर मार्च कर रही थी, लेकिन अंग्रेज पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। कनकलता अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी। स्थिति बिगड़ती देख अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में कनकलता बरुआ शहीद हो गई। उस समय उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। सोचिए, जिस उम्र में आज के युवा अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, उस समय कनकलता ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अब बात करते हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल की। वे पेशे से डॉक्टर थी, लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन्होंने हथियार भी उठाए। उनकी स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा सिंगापुर से शुरू होती है। वहां उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारतीय प्रवासियों के लिए एक क्लिनिक भी चलाया। इसी दौरान उन्हें सुभाष चंद्र बोस के विचारों और आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी पता चला। सुभाष चंद्र बोस महिलाओं की एक अलग रेजिमेंट बनाना चाहते थे। लक्ष्मी सहगल ने उनसे मुलाकात की और इस रेजिमेंट का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। उन्हें रानी झांसी रेजिमेंट की कमान सौंपी गई। यहीं से वे कैप्टन लक्ष्मी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा। 1944 में उनकी रेजिमेंट ने जापान सेना के साथ मिलकर बर्मा में ब्रिटिश सेना के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया, लेकिन इम्फाल के युद्ध में उन्हें बड़ी ब्रिटिश सेना का सामना करना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। 1945 में उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में 1946 में उन्हें रिहा भी कर दिया गया और भारत भेज दिया गया था। भारत लौटने के बाद भी उन्होंने लोगों की सेवा जारी रखी। एक हाथ में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हथियार भी उठाए और दूसरी ओर घायलों का इलाज करने का जज्बा भी संभाल के रखा। अब मिलते हैं बिहार की तारा रानी श्रीवास्तव से। उन्होंने अपने पति
फूलेंदु बाबू के साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। उनका उद्देश्य था सिवान पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडा फहराना। तारा रानी ने आसपास की महिलाओं को भी आंदोलन से जोड़ा। इसके बाद वे अपने पति और समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन की ओर मार्च करने लगी। वे इनकलाब के नारे लगा रही थीं, लेकिन अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में तारा रानी के पति को गोली लगी और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। लेकिन तारा रानी रुकी नहीं। पति की मृत्यु के बावजूद उन्होंने अपनी मार्च को जारी रखा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति से भारत को आजाद कराने का वादा किया था और उन्होंने इस वादे को पूरा करने पर अपना संघर्ष जीवन भर जारी भी रखा। अब कहानी है चटगांव की प्रीतिलता वाडेदार की। उनका जन्म 5 मई 1911 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी संगठन दीपाली संघ से जुड़कर प्रशिक्षण लिया। इसके बाद वे सूर्य सेना के क्रांतिकारी सेना से जुड़ना चाहती थीं। शुरुआत में उन्हें केवल इसलिए अनुमति नहीं मिली क्योंकि उस संगठन में केवल पुरुषों को शामिल किया जाता था। लेकिन प्रीतिलता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठिन सैन्य प्रशिक्षण लिया और बाद में क्रांतिकारी संगठन में शामिल हुई। उन्हें पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली थी। इस क्लब को इसलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि वहां भारतीयों के साथ भेदभाव और अपमान किया जाता था। प्रीतिलता अपने साथियों के साथ पुरुषों के भेष में वहां पहुंची। हमले के दौरान ब्रिटिश सेना के साथ मुठभेड़ हुई। उनके कई साथी मारे भी गए और प्रीतिलता भी घायल हुई, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। गिरफ्तार होने से बचने के लिए उन्होंने साइनाइड खाकर अपने प्राणों की आहुति दी। प्रीतिलता की कहानी सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की नहीं, बल्कि उस समय के पुरुष प्रधान समाज की रूढ़ियों को चुनौती देने वाली भी एक कहानी है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर की ओर। यहाँ की वीरांगना थी रानी गैडिलियो। वे नागा जनजातीय समुदाय से संबंध रखती थी। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने समुदाय और देश के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने चचेरे भाई द्वारा शुरू किए गए हेराका आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन शुरुआत में धार्मिक और सामाजिक प्रकृति का था, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शोषण का विरोध करना, नागा धार्मिक परंपराओं को बचाना, जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करना, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए भारी करों का विरोध करना और ब्रिटिश शासन को चुनौती देना। रानी गैडिलियो और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। अंग्रेज उन्हें लंबे समय तक पकड़ नहीं पाए, लेकिन 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आजीवन कारावास की सजा भी काटी गई। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने उनसे जेल में मुलाकात भी की। नेहरू उनकी वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रानी की उपाधि दी और उनकी रिहाई का वादा भी किया। 1947 में भारत की आज़ादी के साथ रानी साहिबा की भी जेल से रिहाई हुई। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन जनजातीय समुदाय के विकास और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई में समर्पित कर दिया। तो ये थी भारत की कुछ ऐसी वीरांगनाएं जिनकी कहानियां शायद इतिहास की किताबों में उतनी जगह नहीं पा सकी जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। मातंगिनी हजारे ने गोलियां खाते हुए भी वंदे मातरम का नारा लगाया। कनकलता बरुआ ने सिर्फ 18 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान दिया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने डॉक्टर और सैनिक दोनों रूपों से देश की सेवा की। तारा रानी श्रीवास्तव ने पति की शहादत के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा। प्रीतिलता वाडेदार ने क्रांतिकारी आंदोलन में अपने जान न्यौछावर कर दी और रानी गैडिलियो ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था। इन सभी वीरांगनाओं की कहानी हमें एक बात सिखाती है, आज़ादी की लड़ाई किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक क्षेत्र या लिंग की नहीं थी। ये पूरे भारत की लड़ाई थी और इन वीर महिलाओं ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, देश के लिए साहस और समर्पण कभी छोटा नहीं होता। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।